जब हम व्यावसायिक अध्ययन पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो सबसे पहला चैप्टर होता है प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट का होना व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा व्यवस्था, एक अच्छा प्रबंधक व्यवसाय को आगे लेके जाता है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था व्यवसाय प्रबंध की प्रक्रिया या प्रबंध के कार्य। जब प्रबंध के कार्य बताए गए थे, प्रमुखता 5 कार्य आपको बताया गया था, जिसमें बताया गया था पहला नियोजन, योजना तैयार करना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और 5वां था आपका नियंत्रण। तो प्रबंध के कार्यों की प्रबंध प्रक्रिया का सबसे पहला स्तर है नियोजन यानी कि प्लानिंग। क्योंकि कोई भी कार्य, हमें कहीं घूमने जाना है तो हमें प्लान तैयार करना पड़ता है। हमें क्या करना है, शादी है, शादी कैसी होगी, प्लान तैयार करना पड़ेगा। कोई फंक्शन होने वाला है, कैसे होगा, प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जीवन के हर एक कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें प्लान, हमें क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, 9 को हमारा पेपर है, तो उसकी हम तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं, तो ये प्लान का ही एक हिस्सा है। मतलब नियोजन सबसे पहला कार्य है प्रबंध का, व्यवसाय का, इवन हमारे जीवन का ही। तो नियोजन क्या है, प्लानिंग कैसे होता है, इसके अंग क्या है, घटक क्या है, इन सब की बातों को जोड़, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं और आना कंपलसरी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नियोजन है क्या। ध्यान में रखना, नियोजन प्रबंध का पहला और सबसे प्राथमिक, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। नियोजन क्या होता है? नियोजन जो है भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है कि व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कार्य करने होंगे, कैसे करने होंगे, इन सब बातों के बारे में पहले से ही सोच लेना, वो क्या होता है, नियोजन होता है। मतलब नियोजन ये बात करता है कि हमें क्या करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करें, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इस सब चीज़ों के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिसीजन लेना, इसी को हम नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं। हमें एक पहाड़ घूमने जाना है, तो पहाड़ घूमने जाएंगे, कब जाएंगे, साथ में कौन कौन जाएगा, कितने पैसे चाहिए, वहाँ पर कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले ही सोचना पड़ता है। तो व्यवसाय के कार्यों में क्या करना है, किस तरीके से करना, ये सब भी पहले से सोचना पड़ता है, इसी को नियोजन कहते हैं। भावी घटनाओं का क्या क्रम होगा, मतलब जो कार्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो करेंगे, कैसे करेंगे, एक प्रॉपर स्टेप टू स्टेप हमें पहले ही से सोचना करना पड़ता है। मतलब साफ है, अगर हमें भविष्य में व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, उसको आज ही सोचना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान को भविष्य में जोड़ने की प्रक्रिया को ही नियोजन कहते हैं। हम आज ही सोच लेंगे कि भविष्य में हमें क्या करना है, तो भविष्य को हमने वर्तमान से जोड़ दिया। तो नियोजन एक ब्रिज है, एक पुल है जो वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन किसे कहते हैं? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, निर्णय करना, निर्धारण करना, ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। उस पूरी प्रक्रिया को हम नियोजन के नाम से जानते हैं। नियोजन के बारे में अलग अलग लोगों ने बहुत सारी परिभाषा दी, जिसमें इंपॉर्टेंट परिभाषा है विलियम एच न्यूमैन और कुंट्ज और डोनेल की। तो यहाँ पर कहा है विलियम एच न्यूमैन ने कि सामान्यतः भविष्य में क्या करना है और उससे पहले ही तय करना नियोजन कहलाता है। कि भविष्य में क्या करना है उसको पहले से ही तय करना हमारा नियोजन है, प्लानिंग है। और कुंट्ज और डोनेल ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक मतलब क्योंकि इसका हमें दिमाग का प्रयोग करना, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने की मांग का सचेत निर्धारण है, निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों एवं पूर्व विचार अनुमानों पर आधारित करना है कि हम किस प्रकार से उद्देश्यों की प्राप्ति करें, उसके बारे में सोचना, समझना, तय करना और निर्णय लेना हमारा नियोजन है। तो नियोजन के लक्षण क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है, क्या प्रकृति है? सबसे पहले निर्धारित उद्देश्यों की, उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना चाहिए। नियोजन में सबसे पहला है उद्देश्य, हमें क्या करना है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर पूर्वानुमान लगाना है कि उन उद्देश्यों को हम किस प्रकार से पूर्ण करें। एकता, एक समय पर हम केवल एक ही योजना को लागू कर सकते हैं। ध्यान रखना,
एक बार में कई सारी योजनाओं पर नहीं, एक बार में एक ही योजना पर चल के उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है। योजना में विभिन्न विकल्प क्रिया में से सर्वोत्तम विकल्प, हमारे सामने कार्य को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं। योजना के अंतर्गत उन सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना कि इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा। नियोजन सर्वव्यापकता है। सर्वव्यापकता का मतलब होता है व्यवसाय में, ठीक है ना, राजनीतिक स्तर में, सांस्कृतिक स्तर में, सामाजिक स्तर में, व्यक्तिगत स्तर में, हर जगह पर नियोजन होता है और नियोजन का प्रयोग किया जाता है। नियोजन एक निरंतर एवं लोचयुक्त प्रक्रिया है। निरंतर व्यवसाय के शुरू होने के साथ साथ जब तक व्यवसाय चलती है तब तक चलता रहता है और इसको समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है उद्देश्यों के अनुसार। सॉरी, पारस्परिक निर्भरता। नियोजन क्या करता है? नियोजन पारस्परिक निर्भरता लाता है। किससे? जो भी हमारे व्यवसाय के स्तर है, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल, और उसके साथ कर्मचारियों के बीच में एक निर्भरता प्रदान करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे को चलता है। पहले नियोजन तैयार किया जाता है, उसको फिर मैनेजर को सौंपा जाता है, मैनेजर उसको छोटे छोटे टुकड़े बांट के अपने अधीनस्थ, फिर उसके नीचे फोरमैन से फिर कार्य लिया जाता है कर्मचारियों से। तो एक पारस्परिक निर्भरता से बन जाती है। यह एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि नियोजन कैसे बना जाए ये सोचने समझने की ताकत है, सोचने समझने की प्रक्रिया है। नियोजन के उद्देश्य, नियोजन क्यों किया जाता है? सबसे पहला ही उद्देश्य है नियोजन भावी कार्यों में निश्चितता लाता है कि फ्यूचर में कार्य करना है, उद्देश्य प्राप्ति करनी है तो कैसे करना है। पहले ही सोच के तय कर लेना, सारे रास्ते तय कर लेना, सारे नियम तय कर लेना, सारी योजनाएं बना लेना, सारी विधियां तय कर लेना, सारी स्ट्रेटजी बना लेना, यही नियोजन है। विशिष्ट दिशा प्रदान करना कि कार्य को कैसे करना है, कौन क्या कार्य करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सब दिशा प्रदान करता है। साम्य एवं समन्वय की स्थापना करता है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है किसी कार्य को किस विधि के माध्यम से किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में समन्वय बन जाता है, कोऑर्डिनेशन पहले ही बताएगा कि सबको पता है किसको क्या, कितना, कब और कैसे करना है। प्रबंधन में मितव्ययिता आती है, क्योंकि हम सब कुछ पहले से फिक्स लेते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं जो पहले से तय किया गया है। ऐसे में हमें फालतू के डर और जोखिम से बच सकते हैं। मितव्ययिता आती है, यहाँ पर पहले से पूर्वानुमान लगा जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है और भविष्य में क्या होगा। प्रतिस्पर्धा पर विशेष विजय पाना, क्योंकि व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आपको प्रतिस्पर्धा में आगे जाना है तो अपने योजनाओं को उसी अनुरूप एडवांस लेवल पर बनाना होगा। ऐसा बनाना होगा तो सामने वाला सोच भी ना सके कि आप कार्य को इतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना ही व्यवसाय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। कुशलता में वृद्धि करना, कुशलता चाहे प्रबंधकों की हो, कुशलता चाहे आपके फोरमैन की हो, कुशलता श्रमिकों को, नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है कुशलता बढ़ाना, ताकि कम समय में कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। जानकारी देना, जानकारी देना मतलब देखिए, नियोजन बनाने का, नियोजन कौन बनाता है? बेसिकली टॉप लेवल। तो टॉप लेवल नियोजन बनाने के साथ साथ जानकारी प्रदान करता है अपने अधीनस्थों को क्या करना है, कैसे करना है, समझ जानकारी। क्योंकि जब तक कार्य करने वाले को जानकारी ही नहीं पता होगा कि क्या करना है तो मज़ा नहीं आएगा, काम सही से नहीं चलेगा। भावी जोखिम में काम करता है, क्योंकि बिजनेस रिस्क पर होता है। रिस्क को कम से कम करना ये व्यवसाय का और नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नियोजन के लाभ एवं महत्व एवं आवश्यकता। क्या लाभ है? क्यों बनाते हैं हम योजनाएं, क्यों बनाते हैं प्लानिंग, इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले भविष्य में होने वाली अनिश्चितता और परिवर्तनों की सामना करने के लिए। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं पता फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन भविष्य के में संबंधित क्या हो सकता है इस बारे में जानकारी प्राप्त करके अनुमानों के आधार पर उन जोखिम को कम करने की कोशिश की जाती है व्यवसाय नियोजन के आधार पर। संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजन तैयार किया जाता है। सबको पता होना चाहिए क्या करना है और उस करने के पीछे का उद्देश्य पता होना चाहिए। एकता और समन्वय स्थापित किया जाता है सभी के बीच में, व्यवसाय के हर एक स्तर में, व्यवसाय में हर एक अधिकारी में, उच्च लेवल का, न्यून लेवल, हर चीज़ के बीच में एक समन्वय और एकता आती है। उतावली निर्णय पर रोक लगाने के लिए क्विक डिसीजन जिसको कहते हैं, अरे ये ऐसा करना चलो कर लेते, नहीं, मनमाने तरीके से डिसीजन नहीं लेना, ये नियोजन का सबसे पहली शर्त है। नियोजन होता है सोच समझकर,
जोखिम को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना क्रियाओं में मितव्ययिता लाता है, संगठन को प्रभावी बनाता है और प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार लाने या वृद्धि करने में सहायता प्राप्त करता है। नियोजन, जो भी हमारे पास साधन है उन साधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कैसे करें ताकि उत्पादन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की वृद्धि करना ही नियोजन का प्रमुख लक्ष्य होता है। मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है ताकि जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, वो अधिक मनोबल के साथ व्यवसाय की प्रगति के लिए कार्य कर सके। नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए नियोजन अगर आपने अटपटा बना दिया, नियंत्रण कैसे करेंगे? प्रमापीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम अगर पहले से हमें पता ना हो कि वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में कितना हो सकता है तो एक्चुअल को हम कैसे मेजर कर सके? तो नियोजन नियंत्रण को क्या बनाता है? सुविधाजनक और सरल बनाता है। नियोजन की सीमाएं एवं कठिनाइयाँ। नियोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन नियोजन की भी अपनी प्लानिंग की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर अनिश्चित है तो हम उस अनिश्चितताओं को कम कर सकते हैं, लेकिन उन अनिश्चितताओं से बच नहीं सकते। प्लानिंग फ्यूचर की अनिश्चितताओं को नहीं रोक सकता, कम जरूर कर सकता है। यहाँ पर प्लानिंग बनाने के लिए हमें पहले से सोचना समझना पड़ता है, डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे कर्मचारियों की परामर्श लेना पड़ता है। तो इसके लिए धन और समय दोनों की जरूरत होती है और दोनों ही खर्च होते हैं। सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाइयाँ। हमें कैसे पता कि भविष्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा? हो सकता है जो हमें लगता हो वो उपयुक्त ना हो सकता है जो विकल्प हम चुन रहे हैं वो आगे जाके हमें फायदा ना करे, तो ये पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है ना। विश्वास युक्त तथ्यों एवं सूचनाओं के उपलब्ध हो, क्योंकि योजनाएं जो तैयार होती है सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर, तो जिन तथ्यों और सूचनाओं को हमने एकत्रित किया है ये जरूरी है कि वो 100% सच हो सकता है कुछ सूचनाएं, कुछ तथ्य, कुछ गलत हो, और तो गलत तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर हम निर्णय लेंगे तो उस निर्णय का परिणाम भी गलत ही होता है। पर्याप्त लोच का भाव। भले हम कहें नियोजन लोचशील है, लेकिन एक बार अगर प्लानिंग बन गया तो सभी को उसी प्लानिंग को फॉलो करना पड़ता है, उसको परिवर्तित नहीं किया सकता। यानी कि पहले से ही हमने कोई डिसीजन कर लिया, आगे उसको परिवर्तित नहीं किया सकता, तो लोच का बड़ा अभाव है। अरुचिकर कार्य। हमें पहले से ही पता हो गया किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, तो सब कुछ आपने डिसाइड करके छोड़ दिया तो व्यक्ति अपने मन से कैसे काम करेगा? तो बेमन वाला कार्य हो गया ना। हमने पहले लिख दिया इस व्यक्ति को ऐसे ऐसे कार्य करना है, इतना कार्य करना है, तो पहले से सब कुछ, तो दिमाग नहीं लेगा, और जहाँ दिमाग नहीं लगता है वहाँ पर कार्य अरुचिकर होता है। पर्याप्त मानसिक योग्यता और बुद्धिमत्ता का अभाव हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से तय रखा, लोग अपना दिमाग कैसे लगाएंगे? वैज्ञानिक बाधाएं आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलपन, क्योंकि आपने चीज़ों को पहले से ही तय कर रखा है तो वहाँ पर कोई नया ज्ञान, नया इनोवेशन का मौका नहीं मिल पाता है, कि आपको सब बने बनना ढर्रे पर कार्य करना पड़ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर आकस्मिक घटनाएं होती हैं, इमरजेंसी में कोई चेंजेज आ जाते हैं, पर्यावरण के वातावरण में बदल जाता है, तकनीक बदल जाता है, तो योजनाओं में परिवर्तित कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस समय हम पिछड़ सकते हैं। तो नियोजन की अपनी कुछ खुद की सीमाएं एवं कठिनाइयाँ हैं। एक अच्छी योजना की विशेषताएं क्या क्या होती है? प्रोफेसर हेनरी फुलर ने कहा था एक अच्छी योजना तब होती है जब वो निरंतरता हो, उसमें लगातार चलने वाली हो, उसमें एकता हो कि सबको एक साथ लेके चल सके, लोचशील हो कि समय के साथ साथ जरूरत के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर उसमें बदलाव किया जा सके, और वो परिशुद्ध होना चाहिए ताकि सबके लिए उचित प्रकार से प्रयोग हो। तो उसके बावजूद भी कुछ प्रमुख गुण ऐसे हैं जो एक योजना को निर्माण करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले नियोजन सरल होना चाहिए ताकि उसको लागू किया जा सके और सभी लोग उस योजना को समझ सके। ऐसा नहीं कि योजना में अपने भाषा का, योजना में अपने जो नीतियों का निर्माण किया है, जो नियम बना है वो ऐसे है जो कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है तो बेकार है। मितव्ययिता का होना चाहिए। नियोजन इस प्रकार से तैयार हो ताकि हम सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन कर सके, वहाँ पर लागत कम लगे, समय कम लगे, अधिक कुशलता का वृद्धि हो। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नियोजन हमेशा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। व्यापक और विस्तृत होना चाहिए जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की चीज़ों का, जोखिम को, समाज को, संस्कृति को, जो तकनीक को लेते हुए आगे बढ़े।
लोच होना चाहिए ताकि उसको समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर परिवर्तित कर सके, संतुलित होना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी, सभी प्रबंधक, सभी अधिकारी उससे रिलेटेड संतुष्ट हो और अपने कार्य को कर सके। स्थायित्व होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नियोजन बना दिया कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, आज बनाया कल बदल दिया, कल बनाया परसों बदल दिया, इस प्रकार का नहीं हो। ठहराव का होना अनिवार्य है, सहभागिता होनी चाहिए। जब नियोजन तैयार किया जाता है तो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो व्यक्तियों के समूह के लिए होता है, तो व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनना चाहिए। इसमें लोगों से परामर्श लेना जरूरी है, जो है विचार विमर्श करना जरूरी है ताकि इस ऐसा नियोजन तैयार कर सके जो सबके लिए और व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त हो। व्यावहारिकता होनी चाहिए, मतलब नियोजन ऐसे तैयार करें, योजना ऐसे तैयार करो ताकि व्यवसाय में वो लागू कर सके और सब लोग उसके अनुरूप चल सके। आगे है नियोजन प्रक्रिया। नियोजन कैसे तैयार किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब कुछ सही है अपनी जगह पर। योजनाओं को निर्माण कैसे होगा, स्टेप टू स्टेप होता है। एक बार में योजनाएं निर्धारित नहीं होती। जैसे हमें कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाना है सोच लेते हैं, कितना खर्चा आएगा सोच लेते हैं, कैसे जाना है, कई सारे विकल्प होते हैं, उनका चयन करना है, तो सब कुछ सोच। तो यहाँ पर जब नियोजन प्रक्रिया यानी कि प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है, नंबर 1 क्या होता है, लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को निर्धारित करना। सबसे पहले हमें अपने व्यवसाय के लक्ष्य निर्धारित करने कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, अर्थात हमें करना क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें करना क्या हो तो तब तक प्लानिंग सब बेकार। हम क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें पर्याप्त सूचनाएं संकलित करनी होंगी कि पहले से जो प्लानिंग चल रही थी उनका नतीजा क्या था, उसमें क्या कमियां रह गई, बाजार में दूसरे लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सूचनाओं का संकलन करना होगा और संकलन करने के बाद उनका उचित विश्लेषण करना होगा ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन तैयार कर सके। नियोजनों का आधार तैयार करना होता है तीसरे स्टेप में। हमारे पास उद्देश्य है, हमने तमाम आंकड़े इकट्ठा कर लिए, अब ज़रूरत है कि हम आधार तैयार करें कि नियोजन का आधार क्या होगा, हम किस बेस पे नियोजन तैयार करेंगे, हम प्लानिंग कैसे करेंगे, उस वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण। जब हम जो है किसका नियोजन के आधार तैयार कर लेते हैं तो उसके आधार पर कई सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं कि हम योजनाओं को पूरा करेंगे, उद्देश्य को पूरा करेंगे, उसके पूरा करने के कई सारे तरीके हमारे सामने होते हैं, कई सारे विकल्प आ जाते हैं। तो विकल्प जब हम तैयार कर लेते हैं, मान लो हमारे पास ABC, मान लो कहीं घूमने जाना है, बस से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, जो है एरोप्लेन से जाएंगे, या फिर कोई ग्रुप में बस बुक करेंगे, कैसे जाएंगे, कई सारे विकल्प है। उन सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है जो हमारे लिए उपयुक्त हो। जब विकल्प चुनाव हो जाता है फिर अब हम योजना तैयार करना शुरू कर देते हैं। कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में। अब योजनाएं तैयार करना शुरू। जैसे ही योजनाएं तैयार हो जाती हैं, उस योजनाओं को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे उप योजनाएं हैं, सब प्लानिंग है, वो तैयार करते हैं। उनको ग्रुप में बांटना होता है। हमने प्लानिंग बना ली, उस प्लानिंग को पूरा कैसे करेंगे, तो सब प्लानिंग बनाएंगे। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, फिर उनमें जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य करना होता है, उन क्रियाओं को क्रम और समय के आधार पर कि किसको पहले करना है और कितने समय पे करना है, वो निर्धारित कर लेंगे। जब हमारा क्रम और समय निर्धारित होगा तो उसके आधार पर कर्मचारियों की भागीदारी करें कि कौन सा कर्मचारी कौन से कार्य को करेगा, यानी कि संगठन का निर्माण होता है। और उसके बाद किस प्रकार से होगा, रणनीति पर विचार करते हैं। जब पूरा तैयार हो जाता है, लास्ट में उस प्लान को क्या कर दिया जाता है, अनुवर्तन किया जाता है, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। प्लानिंग हमारा अब धरातल पे आ गया, चलो अब कार्य करें। ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही कार्य करना शुरू हो जाता है। तो अब बात करेंगे, प्लानिंग तो हमने कर बना लिया, प्लानिंग कितने प्रकार से होती है। प्लानिंग की अगर बात करते हैं टाइप्स की, समय के आधार पर 2 प्रकार की जो प्लानिंग होती है, एक अल्पकालीन योजना शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जब अल्पकालीन योजना की बात करते हैं, ये एक ऐसी योजना होती है जिनका समय 1 साल से कम का होता है। 1 दिन की योजना तो 1 हफ्ते की होती है, मासिक योजनाएं हो सकती है, वार्षिक हो सकती हैं, समाई हो सकती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर योजनाएं लंबे समय तक के लिए होती हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा, 5 साल के लिए, 10 साल से, तो उनकी दीर्घकालीन योजना कहते हैं। तो ये समय के आधार पर। दूसरा होता है प्रबंध के स्तर के आधार पर। प्रबंध के स्तर 3 होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल।
तो स्तर के आधार पर ये इनका है प्रबंध की योजना उद्देश्यों का, उस योजनाओं को पूरा करने के लिए इनको उस हिसाब से योजना तैयार करनी पड़ती हैं, और जो उनको कार्य मिलते हैं कार्य को पूरा कैसे किया जाए वो निश्चित है। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे जो प्लानिंग करता है उसको स्तरीय योजना कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट अन्य प्रकार में सबसे पहला आता है उद्देश्य। उद्देश्य भी अपने आप में एक प्लानिंग है। उद्देश्य मतलब लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवसाय की लक्ष्य होता है नंबर 1 बनना, हमें नंबर 1 बनना है, तो नंबर 1 बनने के लिए उद्देश्य होता है। अलग अलग उद्देश्य की निर्धारित करना होगा ताकि उन उद्देश्य को, उद्देश्य विलक्षण होते हैं जिनकी स्थापना कंपनी और उसके प्रत्येक संगठन के प्रयासों के मार्गदर्शन किया जाता है कि हम व्यवसाय के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किस उद्देश्य को फॉलो करें। जैसे हमें अपनी लागत कम करना है, हमें लाभ कमाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, श्रमिकों और प्रबंधकों के सौहार्द को बढ़ाना है, ख्याति को बढ़ाना है, प्रगति और विकास करना है। तो ये सब व्यवसाय के उद्देश्य है जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। दूसरा है मोर्चाबंदी या व्यूह रचना, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये भी अपने आप में प्लानिंग है कि जब हमारे पास लक्ष्य तैयार है, उद्देश्य तैयार है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति करने का हमारा तरीका क्या होगा, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। और स्ट्रेटजी एक व्यावहारिक योजना है कि एक्चुअली में हमें कार्य कैसे करना है, हम अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कैसे कार्य करेंगे। और खासकर ये तब होता है जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यवसाय, 2 या 2 से अधिक लोग एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, तो हर किसी का कार्य एक दूसरे अलग हो, इसलिए हर किसी की अपनी खुद की स्ट्रेटजी है। जैसे हम लोग प्लान तैयार करते हैं, हमें क्लास 12th में 100% मार्क्स लेना है, तो सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होगा, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजी व्यक्तिगत होती है, अलग अलग होती है एक ही उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। फिर होती है नीतियाँ, पॉलिसी। योजना नीति निर्धारण का कार्य भी करती है। योजना के अंतर्गत नीतियां मतलब पॉलिसीज, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, क्या करे, क्या ना करे, ये सब नीतियों का निर्धारण है। नीतियां सही समितियां होती हैं जो व्यावसायिक उपक्रम के कार्यों निर्णयों के लिए मार्गदर्शन का काम, एक गाइडेंस का काम करती। नीतियां गाइडेंस कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये बात बताती हैं। नेक्स्ट है कार्यविधियां। कार्यविधियां कार्य करने के तरीके होते हैं। जो किसकी बात करता है, जो बताता है स्टेप्स की, जो बताता है प्रोसेस की, कि हमें किसके बाद क्रियाओं को करने का सही क्रम क्या होगा, जो क्रम बताता है, जो स्तर बताता है कि किसके बाद क्या कार्य करें। तो स्तर को प्रोसीजर कार्यविधियां कहते हैं कि हमें अपने योजनाओं के पूरा करने के लिए, जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो कार्य करेंगे उस कार्य करने का क्रम क्या होगा। लक्ष्यों नीतियों को निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होता, योजनाओं में कार्यविधियां भी हमारी होनी चाहिए कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार से, किस क्रम के आधार पर उस कार्य को करें। नेक्स्ट है विधियां और पद्धतियां। विधियां यानी कि मेथड्स। विधियां क्या होती हैं, विधियां ये बताती है कि हम किस आधार पर, किस बेस पर, हालांकि जो कार्यविधियां और विधियां एक दूसरे से लगभग जुड़ी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर ये बताता है कि हम किस विधि का किस प्रयोग के आधार पर या फिर किस तरीके से हम जो है कार्य करें। यह एक विधि संस्था के उद्देश्य, सुविधाओं, धन, समय और प्रयासों के कुल व्यय को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को निष्पादित करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। किसी कार्य को धन, कितना धन पड़े, किस काम को कब करें, ये सब बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में नियम। नियम भी एक योजना है। नियम बताता है कि एक्चुअली में हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हर व्यवसाय का अपना खुद का नीतियाँ, उस नीतियों के आधार पर खुद के नियम होते हैं और नियम सबके लिए बनाए जाते हैं। उच्च प्रबंधक के अपने नियम होते हैं, मध्य प्रबंधक के लिए निचले स्तर के नियम होते हैं, कर्मचारियों के नियम होते हैं, और एक नियमों के अनुसार ही निश्चित समय पर निश्चित कार्य को पूरा किया जाता है। नियमों के बाद होता है कार्यक्रम। लक्ष्य, नीतियों, नियमों और विधियों के आधार पर जो संपूर्ण कार्य को किया जाता है, उस संपूर्ण कार्य को जहाँ पर नीतियाँ, लक्ष्य, उद्देश्य सब कुछ जुड़ा होता है, उसको कार्यक्रम कहते हैं। और कार्यक्रम शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। कार्यक्रम निश्चित भी होता है और व्यापक भी होता है। हालांकि हमें क्या करना है, जैसे शादी का कार्यक्रम है, तो एक कार्यक्रम जब वो पूर्ण हो जाता है ऑटोमेटिक वहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ, प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है।
और बजट। हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें बजट तैयार करना होगा, और बजट तैयार होता है किसमें? अंकों में। कोई भी कार्य होता है उस कार्य करने में लिए कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, खर्चों की पूर्ति कहाँ से करेंगे, धन कहाँ से लेके आएंगे, जुगाड़ कहाँ से करेंगे, इन सब चीज़ों का आय व्यय, रोकड़ कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, लोन कितना लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में विवरण तैयार करना, ये भी अपने आप में एक योजना होती है जो कि व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब योजनाओं के प्रकार है। किसी में भी कहीं डाउट लगता है तो मैं हूँ, ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार बने रहिए मेरे साथ, कुछ चैप्टर्स और है जो आपको बताने हैं, बस वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू एंड बाय।